जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने आम जनता को निशाना बनाया है। मंगलवार को आतंकियों ने कुलगांव में एक स्कूली टीचर को गोली मार दी। घटना में शिक्षिका की मौत होने की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक कुलगांव निवासी रजनी भल्ला पर फायरिंग की गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा है कि इस घिनौनी वारदात में शामिल आतंकियों को ढूंढकर खत्म किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घटना को लेकर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा है कि आतंकियों ने कुलगांव के हाई स्कूल गोपालपुरा में एक महिला टीचर को गोली मार दी। फायरिंग में महिला टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाके में सुरक्षा कड़ी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ ही बताया है कि सांबा के रहने वाली हिंदू महिला टीचर की हत्या की गई। इस क्रूरतम घटना में शामिल आतंकियों को ढूंढकर खत्म किया जाएगा। बताते चले, घाटी में आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। कुछ समय पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर देश भर में उबाल देखने को मिला था। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करके इंसाफ की मांग उठाई गई थी। कुछ दिन पहले ही टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या भी आतंकियों ने गोली मारकर कर दी थी। अब एक महिला कश्मीरी पंडित टीचर की हत्या कर दी गई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर देश भर में सनसनी मची हुई है। हत्या को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेटे की मौत पर मूसेवाला के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मूसेवाला का पूरा परिवार इस घटना से गम में डूबा हुआ है, तो मूसेवाला के प्रशंसकों को भी गहरा सदमा लगा है। मूसेवाला का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। अंतिम संस्कार आज दोपहर 12 बजे उनके पैतृक गांव मूसा में होगा, जहां सिद्धू मूसेवाला को हमेशा के लिए अंतिम विदाई दी जाएगी। दूर दूर से उनके प्रशंसक गांव पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिवार को सौंपा गया, जिसके बाद सुबह उनके शव को गांव लेकर आया गया है। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन करने मूसेवाला के घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में फैंस शामिल होंगे। भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। कई आला अधिकारी भी मानसा में ही डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि सुरक्षा को देखते हुए सिद्धू मूसेवाला का शव रात भर मॉर्चुरी में रखा गया और आज सुबह करीब 8:30 बजे शव परिजनों को सौंपा गया। मूसेवाला के शव का सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में कई रूह को कपा देने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उनके पूरे शरीर को गोलियों से भून दिया गया था। मूसेवाला के शरीर में गोलियों के 24 निशान हैं। उनके बाएं फेफड़े और लीवर में गोली लगी है। बताया गया है कि यहाँ गोली लगने से काफी खून बहा और उनकी मौत हो गई। यानी कि हमलावरों ने तब तक फायरिंग की जब तक कि मूसेवाला की मौत नहीं हो गई। वहीं एक गोली सिर की हड्डी में फंस गई। बता दें कि रविवार शाम थार गाड़ी में सवार मूसेवाला पर 30 राउंड फायर किए गए थे, जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को चंपावत विधानसभा सीट पर अब वोटिंग हो रही है। सुबह से हो रहे मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव का इंतजार सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को था, क्योंकि इसी सीट पर उपचुनाव के बाद उत्तराखंड के सीएम के भाग्य का फैसला होगा। क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की कुर्सी पर बरकरार रहने के लिए ये चुनाव जीतना बड़ा अहम है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए ये राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि सीएम धामी को कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। लिहाजा वोटिंग के समय सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में बनवासा के एक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं से मुलाकात की और मतदान केंद्र का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी और नतीजे 3 जून को आएंगे। उत्तराखंड में फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन जीत की अगुवाई करने वाले धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए। हालांकि उत्तराखंड फिर मांगे मोदी धामी की सरकार के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने दोबारा धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया।
धामी के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर उनका विधायक चुना जाना जरूरी है, इसलिए वह चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। धामी ने 23 मार्च को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। उनके उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ करने के लिए कैलाश गैतोड़ी ने 21 अप्रैल को चंपावत के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य की एकमात्र सीट के लिए 26 दिनों तक चुनाव प्रचार चलता रहा। 96,213 वोटर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 4 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां से बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस के निर्मला गहतोड़ी, सपा के मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु चुनावी मैदान में है। लेकिन जनता किसे अपना नेता चुनती है, ये तो आने वाले 3 जून के नतीजे ही तय करेंगे। मुंबई ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद अब समीर वानखेड़े पर गाज गिरी है। ड्रग्स केस की जांच में फंसे समीर वानखेड़े की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से विदाई हो गई है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े को अब चेन्नई डीजी टैक्स पेयर सर्विस डायरेक्टरेट भेज दिया गया है। IRS अफसर समीर वानखेड़े एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर रहे थे। वो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में तैनात हैं। समीर वानखेड़े को अब चेन्नई DGTS भेज दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में एनसीबी ने ड्रग्स केस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आर्यन खान समेत 5 लोगों को सबूतों की कमी के चलते क्लीन चिट दे दी गई थी। इसे लेकर विभाग की काफी किरकिरी हो रही थी। समीर वानखेड़े के तबादले को उसी का नतीजा माना जा रहा है। पिछले साल 3 अक्टूबर को समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने मुंबई में काडेलिया क्रूज पर छापा मारा था और भारी ड्रग्स की बरामदगी दिखाई थी। इस मामले में आर्यन समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने समीर पर कई सवाल उठाए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन को जमानत देते हुए कहा था कि एनसीबी सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा करके केस बना रही है, जो ऐसे गंभीर मामले में ठीक नहीं है। बाद में समीर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद एनसीबी ने जांच के लिए SIT गठित की। पिछले साल 6 नवंबर को एनसीबी ने वानखेड़े को इस मामले की जांच से हटा दिया था और अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे और मामले की जांच करने वाले समीर वानखेड़े की एनसीबी से विदाई हो गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। रोजाना ही कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या हजारों के करीब मिल रही है। हालांकि पहले के मुकाबले में अब कोरोना का संक्रमण काबू में है और कोरोना महामारी की बिगड़ी स्थिति में सुधार हुआ है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर घटने लगे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज यानी कि मंगलवार को आए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। आज के ताज़ा मामलों में कल के मुकाबले गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2338 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते दिन 2706 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे। अब तक देश भर में कोरोना के 4,31,58,087 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 2134 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 18,000 के करीब एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है। एक्टिव केस अब 17,883 हो गए हैं। इसके साथ ही अब तक देश भर में कुल 4,26,15,574 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं महामारी के कारण जान गंवाने वालों की बात करें तो कोरोना से बीते 24 घंटे में 19 मरीजों की जान गई है। कोरोना से देश में अब तक कुल 5,24,630 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन की कुल 193,65,00,000
45,19,805 डोज लोगों को दी जा चुकी है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन 13,33,064 डोज लोगों को लगी है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केरल में सोमवार को 815 केस सामने आए और 13 मौतें हुई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 7.54% दर्ज किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 431 नए मामले सामने आए हैं। गनीमत यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 3,131 है और पॉजिटिविटी रेट 3.01% दर्ज किया गया है। और इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना के 212 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 2.42% है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 1,486 हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।